You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Good morning, sir. बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया। ओके, लास्ट क्लास तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके एप्लीकेशंस देखे थे। आज हम लोग रिलेटिव मोशन पर बात करेंगे। बेसिकली रिलेटिव मोशन नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने ऑलरेडी मोशन इन 1D में रिलेटिव मोशन देखा हुआ है। काम वही करना है,
लेकिन अब हमको वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात आ जाएगी। पहले हम निगेटिव वेलोसिटी ऐड कर देते थे, अब निगेटिव वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। और कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का और रिलेटिव वेलोसिटी का वही है। दो कॉन्सेप्ट जो हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चंस के लिए यूज करने जा रहे हैं, उसको मैं पहले ही लिख देता हूँ। दोबारा पहले हमने ऑलरेडी बताया है अलग अलग जगह पर, लेकिन फिर से वो चीजें यहाँ पर रिपीट करनी जरूरी है। और इसके बाद एक एक करके हम लोग बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। ये काफी डिसअपॉइंटिंग है कि पिछली बार डाउट सेशन नहीं हुआ था और कल डाउट सेशन हुआ था, तो टोटल 4 या 5 बच्चे डाउट सेशन में ज्वाइन हुए और अपना डाउट क्लियर किए। तो मैं मान लेता हूं कि बाकी सारे बच्चों को कोई दिक्कत है ही नहीं, सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनको सब कुछ क्लियर है। लेकिन डाउट सेशन में भी वही बच्चे होते हैं जो जनरली क्लास में अच्छा करते हैं। दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। जो क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करते हैं, डाउट सेशन में वही आते हैं। और जिनके स्कोर नहीं बन रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनमें से बहुत कम बच्चे ही डाउट सेशन में आते हैं। ये गणित हमको नहीं समझ आता। एनीवे, रिलेटिव मोशन में जो दो तीन बातें हमको ध्यान में रखनी है वो मैं पहले लिख देता हूं। जैसे जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो वहां पर भी डिस्कस किया गया था, यहाँ पर भी उसको ध्यान में रखना है कि वेनेवर वी ट्राई टू ऑब्जर्व any moving body from a moving frame, then we must add negative of velocity and acceleration। अगर acceleration है तो acceleration भी, नहीं तो सिर्फ velocity, to the observing body ये पहला कॉन्सेप्ट है जो अपने को दिमाग में बैठना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, whenever a body is placed inside another moving body, then its net velocity with respect to ground will be the vector sum of its own velocity and acceleration। याद रखना, इस वेलोसिटी स्लैश एक्सेलरेशन भी कर सकते हो, ये दोनों के लिए सही है। वेक्टर सम ऑफ इट्स ओन वेलोसिटी स्लैश एक्सेलरेशन, यहाँ पर स्लैश एक्सेलरेशन कर लो। एंड velocity slash acceleration of
मूविंग बॉडी, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट को अपने को इनहेल करना है। इन दो कॉन्सेप्ट को अगर हम सिर्फ लाइन पढ़ के और सिर्फ लाइन याद करते हैं कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, लेकिन क्या होता है अपने को अगर पल्ले नहीं पड़ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। मेरे को क्लास में कोई भी बच्चा अभी बताए कि इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसा है जो उसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी हमने कुछ भी मैथमेटिकल बात नहीं की है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, और ऑल पहले भी ये डिस्कस हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इन दोनों लाइन में कहीं पर भी कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये इसका मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा था, ऐसा कुछ बताओ। एक और दो कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन वो टाइम के साथ आएंगे। मेनली यही दो कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग यूज करते हैं। और जैसा पहले भी हमने बात किया है, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जनरली हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की ही बात करते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हमारा होता है वी ए माइनस वी बी। ये पहले भी आपको बताया गया है, अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे यूज कर लेंगे। वी ए बी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्विंग और ऑब्जर्व्ड फ्रॉम बी। बी पर बैठ के ए को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा? तो बी की वेलोसिटी को माइनस कर दिया। सिमिलरली अगर वी बी ए निकालना हो तो भी कॉन्सेप्ट वही कहता है, ए के रिस्पेक्ट ऑब्जर्व करना है तो उसकी वेलोसिटी को माइनस कर दो। तो कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नया हम लोग नहीं करते। ये वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व बाई ए, इसलिए ए की वेलोसिटी को माइनस करना है, निगेटिव वेक्टर ऐड करना है। और यही काम एक्सेलरेशन के साथ भी कर सकते हैं अगर एक्सेलरेशन का बात आया तो। क्या है? तो ये तो हो गया बेसिक बातें। इतना थ्योरी सबको समझ में आता है, लेकिन इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे हम स्टेटमेंट को प्रॉब्लम्स में, दिक्कतें वहां से शुरू होंगी। और ये दिक्कतें सिर्फ यहाँ पर नहीं होती, ये दिक्कतें स्टार्ट होती हैं वेक्टर्स के प्रैक्टिस से। वेक्टर्स अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड अगर अच्छे से नहीं सीखा है, तो ये सारी दिक्कतें एक साथ हमारी शुरू होंगी। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एंड दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये कॉन्सेप्ट है कि दो मूविंग बॉडी को क्या वो टकराएंगे, तो कब टकराएंगे, और अगर नहीं टकराएंगे तो उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। जैसे ये हमारा एक बॉडी है ए, और ये कुछ मूव कर रहा है लाइक दिस, और इसकी वेलोसिटी है वी ए। अभी मैं एक्सेलरेशन को इग्नोर कर रहा हूं, और यहां पर एक दूसरा बॉडी है, लेट से बी, और इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। एंगल के बारे में और मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे अभी, सिर्फ एक डायग्राम से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये आगे ऐसे दौड़ रहा है, ये ऐसे दौड़ रहा है, और हम लोग इस पूरी चीज को, ये दोनों का हेड है ए एंड बी का, हम लोग एक हाई राइज बिल्डिंग से, ग्राउंड में ये दोनों खेल रहे हैं और हम लोग एक हाई राइज बिल्डिंग से इसको देख रहे हैं। तो ये दोनों का हेड है, ऊपर से सर दिख रहा है सिर्फ हम लोग को, दोनों की वेलोसिटी दिख रही है। अगर हम चाहें तो एंगल भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेट से अल्फा, लेट से बीटा। अब बात ये है कि सब्सिक्वेंट मोशन में क्या ये टकराएंगे, और अगर नहीं टकराएंगे तो इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। जो इनिशियल सेपरेशन के बीच का अगर डी दिया हुआ है तो मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। ये सारी बातें हमसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। अब इसको ग्राउंड फ्रेम से अगर ऑब्जर्व करने की बात है तो इट विल वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, हमारा काम बहुत बढ़ेगा।
इसीलिए दो मूविंग बॉडी का जब भी बात है तो हम लोग उसको किसी एक मूविंग बॉडी से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, और वो कोई जरूरी नहीं है कि वो बॉडी कौन सा होगा, वो कोई भी बॉडी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। अगर हम लोग ए से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो ए का निगेटिव वेक्टर बी में ऐड करना पड़ेगा, अगर हम बी से ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो बी का निगेटिव वेक्टर ए में ऐड करना पड़ेगा। काम तो वही करना है, जहां से ऑब्जर्व करना है उसकी अपोजिट वेलोसिटी है तो उसका अपोजिट अगले में ऐड करना पड़ेगा। उसका अगर एक्सेलरेशन है तो उसका एक्सेलरेशन का भी अपोजिट, लेकिन यहाँ पर तो एक्सेलरेशन हमने जिक्र नहीं किया, यहाँ सिर्फ वेलोसिटी की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग सिर्फ वेलोसिटी की बात करेंगे, और हम लोग फॉर द टाइम बिंग फिक्स कर देते हैं कि हम लोग ए से ऑब्जर्व करेंगे। लेट्स अज्यूम वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ए। जब ए से ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है इसका निगेटिव वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा, उल्टा, और एंगल वगैरह भी अपने को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैं वो वेलोसिटी यहाँ पर लगाता हूँ, ये हमारा वी ए है और ये एंगल हमारा अल्फा है, यहाँ पर देखा जा सकता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक कॉन्सेप्ट जो हमने वहां पर नहीं लिखा था और ये हमने बार बार बताया है कि जब भी हम एक मूविंग बॉडी के अंदर बैठ जाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा, उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारी चीजें मूव करेंगी। यानी कि अब ए को रेस्ट में रहना पड़ेगा, ए इज नॉट गोइंग टू मूव, और हमारे लिए सिर्फ बी मूव करने वाला है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ए है और इससे कुछ फिक्स डिस्टेंस पर हमारा बी है, जिसके पास दो वेलोसिटीज हैं। एक वेलोसिटी है ऊपर की तरफ कुछ ऐसा वीपी, और एक वेलोसिटी है कुछ ऐसा वी ए। ये 90 डिग्री पर हो कोई जरूरी नहीं है, ये दोनों एंगल अलग अलग हमने लिए हैं। डायग्राम में भले ही थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि ये 90 डिग्री पर हो, बट उसका कोई यहाँ से सरोकार नहीं है। ये बीटा और ये अल्फा, टोटल एंगल अगर दोनों वेक्टर के बीच का पूछा जाए तो अल्फा प्लस बीटा। नाउ ये टोटली वी ए और वी बी और एंगल्स पर डिपेंड करता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किधर होगा। मतलब इस रिजल्टेंट को, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये माइनस वी है, याद रखना, दिस इज माइनस वी है। वी ए का जो डायरेक्शन था हमने उसको उल्टा किया, इसलिए इसके माइनस वी है। तो वी बी माइनस वी ए का जो डायरेक्शन होगा वो तीन पॉसिबिलिटीज ले सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर से ही निकल जाए, रिजल्टेंट ऊपर से पास करे इस लाइन के, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका रिजल्टेंट नीचे से पास करे। ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं, और एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल इसी लाइन से पास करे। देयर आर नो अदर पॉसिबिलिटी। अगर अदर पॉसिबिलिटी है तो बताओ। 1, 2 एंड 3। यहाँ पर ये बात को समझने में अगर समय लगता है या फिर नहीं समझ आ रहा तो मेरा बस इतना ही पॉइंट है। ये दो वेक्टर्स हैं और इनका रिजल्टेंट ये एक वो डॉटेड लाइन है। मेरा बस इतना ही कहना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है, और नहीं या तो इधर जा सकता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर है तो बताओ। और ये टोटली हमारा एंगल और वेलोसिटी के वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि ये रिजल्टेंट किधर से पास करेगा। हम पहले से कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं रिजल्टेंट सर इसी लाइन से क्यों नहीं पास किया। ये टोटली डेटा ड्रिवन बात है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा ये उसके वैल्यू और एंगल पर डिपेंड करता है, ना कि डायग्राम पर। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। नाउ अगर हम बात करें पॉसिबिलिटी 3 वाली, हम बात कर लेते हैं केस 3। अगर तीसरा सिचुएशन हो गया ये संयोग से, तो ए चुपचाप ये देखता रह रहा है और यहाँ पर खड़े होकर ये देख रहा है, बी उसकी तरफ आ रहा है। रिजल्टेंट इधर होगा, बी उधर ही मूव करेगा, और ए बी जो है वो ए की तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली टक्कर होगी, बॉडीज मस्ट कोलाइड। तो
इस सब्सिक्वेंट मोशन में जो पहला डायग्राम था हमारा, उसमें बॉडी कोलाइड करेंगे, ये श्योर हो जाएगा अगर रिजल्टेंट ए बी लाइन के लॉन्ग आ गया है। और अगर केस 1 और केस 2 रहा कि रिजल्टेंट जो है वो हमारा ए बी लाइन के लॉन्ग नहीं आ रहा है, तो ये केस 1 एंड केस 2 हो जाएंगे। If resultant doesn't lie along the line joining, अगर ऐसा होता है बॉडी विल नॉट कोलाइड। और बॉडी कोलाइड नहीं करेगा, इसी में मिनिमम सेपरेशन की बात आ जाएगी। देयर मस्ट बी अ मिनिमम सेपरेशन। बिटवीन टू बॉडीज। उन दोनों के बीच में एक मिनिमम सेपरेशन की बात आएगी। अब वो मिनिमम सेपरेशन कैसे निकालेंगे, क्या होगा? तो वो मैं कोई भी एक डायग्राम, या तो 1 या तो 2, कोई भी एक डायग्राम लेके इस बात को यहाँ पर फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और उन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी, लेट्स अज्यूम हम 1 और 2 में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं 1 वाला ही लेके चल रहा हूँ कि अगर रिजल्टेंट समहाउ मान के चलते हैं कुछ ऐसा आ गया, ये हमारा वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व विथ ए, ये इसका डायरेक्शन, यानी कि ए के लिए भी कुछ इस तरह से जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी पाथ को एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि इसी पाथ पर अब बी जाने वाला है और कोई पाथ इसका है नहीं। इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस, और ए सिंपली स्टैंड होके इसको देख रहा है ये कैसे जा रहा है, ये मूव नहीं करेगा। अब मिनिमम सेपरेशन की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे, ए से इस पाथ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, और यही जो स्मॉल डी है जिसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम सेपरेशन। दिस स्मॉल डी इज कॉल्ड मिनिमम सेपरेशन। ये हमारा कैपिटल डी था जो इनिशियल सेपरेशन दिया हुआ था। और अगर हम लोग गलती से भी इस एंगल को फिगर आउट कर लिए, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, लेट्स अज्यूम दिस एंगल इज थीटा, कैपिटल डी और थीटा के टर्म्स में स्मॉल डी को लिखा जा सकता है डी साइन थीटा। और बी जब इस पॉइंट पर होगा, बी जब इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर, तब वो मिनिमम सेपरेशन पर होगा। तब तक उसने कितना डिस्टेंस मूव कर लिया, तो बी स्टार्टिंग में जहां पर था और अब जहां पर है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी पॉइंट। तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो बीपी। और हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि ये जो बीपी है वो हमारा है कैपिटल डी कॉस थीटा। इतना डिस्टेंस ने कवर किया मिनिमम सेपरेशन पर आने के लिए, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, वीबी है। तो टाइम फॉर मिनिमम सेपरेशन भी अगर पूछा जाए कि कितने समय के बाद वो मिनिमम सेपरेशन पर होगा, टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन, तो डिस्टेंस हमारा है पीबी और वेलोसिटी हमारी है वीबी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीबी डिवाइड बाई मॉड ऑफ वीबी है। हमको स्पीड चाहिए तो इसलिए मॉड ले लिया, और ये हमारा डी कॉस ऑफ थीटा है, और ये जो भी वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट जो भी होगा
VB और माइनस VA का, उसका रिजल्टेंट यूज कर लेंगे। तो दिस इज हाउ वी गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सेपरेशन। दो ही बातें हो सकती है मूविंग बॉडीज की, एक तो उन दोनों का रिजल्टेंट उसी लाइन के अलॉन्ग आ जाए तो कोलिजन हो जाएगा, मिनिमम सेपरेशन जीरो। जब बॉडी कोलाइड करेगी तो मिनिमम सेपरेशन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिनिमम सेपरेशन विल बी जीरो। और अगर उस लाइन के अलॉन्ग नहीं हुआ तो देयर मस्ट बी मिनिमम सेपरेशन। वो कितना होगा ये हमारे सामने है। हाँ, ये थीटा कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट किधर से पास करेगा, ये जितनी बातें वो सब वेक्टर की बातें हैं। वो रिलेटिव वेलोसिटी से उसका कोई सरोकार नहीं है। दो वेक्टर हमारे पास है तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करना चाहिए, रिजल्टेंट कितना एंगल बनाना चाहिए, ये जितनी भी बातें हैं ये सब हमारा वेक्टर्स का काम है। और वेक्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वेक्टर्स आपने पढ़ा हुआ है। अब हमको वेक्टर्स में सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बस हमको इतना समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। तो अभी हमने बताया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में करना क्या होता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और हर ऑप्शन का क्या आउटकम हो सकता है। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस? अब ये जो थ्योरी है इसको जब तक एक प्रॉब्लम्स के थ्रू नहीं करेंगे तो ये जितनी भी बातें हैं कि कैसे करना क्या करना वो क्लियर नहीं होता। तो हम लोग एक दो प्रॉब्लम्स इस पर देख सकते हैं। और चूंकि मेडिकल में प्रॉब्लम्स का लेवल बहुत इजी होता है इसलिए मैं बिल्कुल इजी जी समझ नहीं लूंगा, उतना समझ आ जाता है वो भी बहुत है। जनरली जब भी कुछ बातें होती होंगी तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं हमारे पास दो कार है, एक क्रॉस रोड है, इस तरह से एक हमारा क्रॉस रोड बना हुआ है और दो कारें हैं, एक कार ए ले लिया और उसके साउथ में एक दूसरी कार है, ये बी ले लिया। उनके बीच का इनिशियल सेपरेशन कुछ दिया गया है, लेट से 200 मीटर, 500 मीटर, जो भी हो, 200 मीटर हमने ले लिया। एक कार ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है और ये हमारा साउथ डायरेक्शन है। बी जो है वो ए के साउथ में है 200 मीटर। और सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि ए जो है वो हमारा मूव कर रहा है लेट से टुवर्ड्स लेफ्ट और वेस्ट डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। और बी नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी संयोग से सेम ही है, 20 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है दोनों के अलग अलग। मेडिकल में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिनमें वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे और इससे ये क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग दे दे तो भी बनेगा क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा काम हो जाएगा उसमें। इसमें तो अगर स्पीड से हो तो कुछ करने का भी जरूरत नहीं। क्वेश्चन ये है कि मिनिमम सेपरेशन सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में क्या होगा। फाइंड पहला मिनिमम सेपरेशन, और दूसरा टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन, यानी कि कितने देर के बाद ये लोग मिनिमम सेपरेशन पर होंगे वो भी निकालना है और इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन सब्सिक्वेंट मोशन में क्या होगा ये भी निकालना है। अब यहाँ पर पहला जो काम हमने आसान किया, हमने सीधे सीधे डायग्राम में ही सारी चीजें ड्रॉ कर दी। अब क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा, क्वेश्चन में वर्डिंग्स रहेंगे पूरे अच्छे से, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो उस क्वेश्चन से डायग्राम बनाना ये पहला स्टेप है। यस पर वो आंसर के लिए। अच्छा, तो पहला प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चन का है कि ये जो वर्डिंग्स में दिया रहेगा
उसको क्या हम डायग्राम में कन्वर्ट कर पाते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि 50% जनता 60% जनता वर्ड से ये डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकती। उनको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो आधे तो ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, क्योंकि डायग्राम ही नहीं बन रहा तो समझ कैसे आएगा। और डायग्राम बनाने के लिए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज हमको समझ में आना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा कोई बड़ा बात नहीं होगा जो हमको नहीं समझ में आने लायक। लेकिन कंटेक्स्ट तभी समझ आता है जब हम कॉन्सेप्ट को समझे। ये तो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट ही नहीं समझ आएगा, क्या बोल रहा है सर, क्या साउथ में बोल रहा है, नॉर्थ में बोल रहा है, तो कुछ क्या मतलब। तो पहला काम ये है कि हम क्वेश्चन पढ़ के उसके कंटेक्स्ट उसको समझे कि किस पार्ट से है, कहाँ से है, और उसका डायग्राम हमसे ड्रॉ हो। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन का पहला कंडीशन यही है कि डायग्राम बनना चाहिए। अगर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो अपने को डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। मैंने पहले ही वो काम कर दिया, हमने स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखा। क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वैसे बहुत सारे। नाउ दिस इज द सिचुएशन। तो हमने कहा है कि कोई भी दो मूविंग बॉडीज की बात होगी तो रादर देन कि हम जमीन से इसको देखें, ग्राउंड फ्रेम से देखें, किसी एक बॉडी पर बैठना चाहिए। और वो बॉडी कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है। हर बार एक ही बॉडी को लेना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग हर बार एक ही बॉडी को ले, कोई भी बॉडी को कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार हमने बी को चूज किया, और जब बी पर हम बैठेंगे या बी से हम देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी का निगेटिव ऊपर वाले में ऐड करना हो। तो वेलोसिटी का निगेटिव सिंपली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऐसा वेक्टर हो जाएगा, और संयोग से ये भी हमारा उतना ही मैग्नीट्यूड का है 20। तो ये क्वेश्चन क्यों आसान हो गया कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हो गए और उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री हो गया। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वर्क। इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच पास होगा, समथिंग लाइक दिस। यानी कि बी के लिए ए कुछ ऐसे जाएगा, और ये एंगल बताने की जरूरत नहीं है, ये एंगल 45 डिग्री होगा। अब ये सारी चीजें इतनी आसान इसलिए हुई क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो गए थे। अब नहीं होते तो क्या होता, 90 डिग्री पर दो वेक्टर है तो रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, कितने मैग्नीट्यूड का होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मेडिकल के मैक्सिमम क्वेश्चन में ये चीज वो इंश्योर करेंगे कि दोनों स्पीड सेम हो ताकि काम आसान रहे। अब हमने जैसा कहा था कि वो जब मूव करने लगा तो मिनिमम सेपरेशन के लिए अपने को एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करेंगे, जहां से बॉडी है वहां से ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा। तो बी अब तो रेस्ट में आ गया, बी तो मूव नहीं कर रहा था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं लाइक दिस, परपेंडिकुलर हो गया। ये एंगल भी हमारा 45 हो जाएगा। और अगर मिनिमम सेपरेशन की बात की जाए तो यही परपेंडिकुलर मिनिमम सेपरेशन है, स्मॉल डी। और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है ए बी, और इसका नाम दे देता हूँ पी। तो ए पी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी हाइपोटेनियस है, डी परपेंडिकुलर की तरफ बिहेव करेगा अगर इस 45 को काउंट कर ले तो डी जो कि मिनिमम सेपरेशन है, and that is nothing but equals to 200 cos 45। और ये हमारा 200 बाई 1/√2, और ये हो जाएगा 100√2। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। टाइम फॉर मिनिमम सेपरेशन, तो ए से पी पर आने में उसको जो टाइम लगा वही टाइम हो जाएगा, कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो ए से पी का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि 45 डिग्री का केस है इसलिए यहाँ सबसे सारे काम आसान है। यहाँ पर कॉस लिख दिया था, साइन लिख दो। एक्चुअली सामने का साइड है तो इसको साइन लिख दो। वैसे साइन और कॉस में ज़्यादा फर्क नहीं है 45 डिग्री का केस है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वही यूज करें। तो ये हो जाएगा 100 cos 45, और ये भी वैल्यू वाइज 100√2 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा टाइम के लिए।
टाइम के लिए हमको देखना पड़ेगा कि एक किस वेलोसिटी से जा रहा था वो भी निकालना है। तो 20 और 20 दोनों वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट जो होगा इस डायरेक्शन में वो कितना होगा। तो वी ए बी, हम लोग यहाँ पर वी ए बी निकाल रहे थे, बी पर बैठ के को निकाल रहे थे। ये हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 90 डिग्री के दो वेक्टर्स, वैसे भी मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका रिजल्टेंट तुमको रटवाया गया है। √2 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स, वो भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वी बी है, वी भी सारी इसका मैग्नीट्यूड हमारा आ गया 20√2 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, टाइम निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 100√2 divided by 20√2, √2 will get cancelled, 5 seconds। हमने तो इतना सारा बात बकबक करके लिखा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं बोल रहा हूँ कि 45 डिग्री वाला केस होगा तो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस निकालना, तो बस जो भी डिस्टेंस दिया गया है उसमें कॉस या साइन 45 से मल्टीप्लाई करने से ही आ गया। और ज्यादातर सिचुएशंस में बिल्कुल सेम ही रहेगा, सिर्फ ये 20 की जगह 30 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को ए पर बैठ के भी सॉल्व करना चाहते तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे। उस केस में डायग्राम देखने में थोड़ा अलग बनेगा, लेकिन आंसर्स यही आएंगे। अब किसी बुक में ए पर बैठ के सॉल्व किया गया हो या किसी और तरीके से सॉल्व किया गया हो, प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स इज कि वो क्लास में कितना सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो नहीं पता, लेकिन बुक में जाके उसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कितनी बार ये बताया कि क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है उनको समझने के बजाय उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया करो। एक क्वेश्चन को 10 बंदों को देंगे तो 10 अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और हमको 10 तरीके जानने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन को 15-20 तरीके से भी कोई एक्सपर्ट सॉल्व कर सकता है। हमको जरूरत नहीं हो 15-20 तरीका जानने का कि हमको एक्सपर्ट बनना है। हमको कोई एक तरीका बहुत अच्छे से आना चाहिए जिससे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बने। जिस दिन आप फैकल्टी बनने की कोशिश करेंगे, जिस दिन आप फिजिक्स टीचर बनने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, आपको 10 तरीके आने चाहिए, इट्स फाइन। लेकिन एज ए स्टूडेंट हमको कोई एक तरीका भी अच्छे से समझ आता है और हमको क्वेश्चन बनते हैं तो एनफ है। इसलिए रादर देन कि किसी के सॉल्यूशन को समझना, उससे बढ़िया है खुद के जितने भी नॉलेज हमारे पास है उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। दैट इज मच मोर इजियर देन कि अलग अलग लोगों के सॉल्यूशंस देख देख के आप सर इस यहाँ पर ये कैसे किया मेरे को नहीं समझ में। अरे छोड़ो ना तुम उसको तुम खुद से क्यों नहीं कर रहे। क्वेश्चन को सिर्फ लो, सॉल्यूशन को साइड कर दो और तब देखो कि वो क्वेश्चन तुमसे बनता है कि नहीं। आधी समस्या उसी समय खत्म हो जाती है। लेकिन सामने सॉल्यूशन कोई दिखे और कोई बच्चा सॉल्यूशन कवर करके और सिर्फ क्वेश्चन करे, इतने हरिश्चंद्र तो है नहीं, सबको सॉल्यूशन देख के समझना है। समझ गए तो हमको लगेगा कि हमने क्वेश्चन ही कर लिया, जबकि बगल में तुरंत अगर एक क्वेश्चन वैसे ही डेटा चेंज करके दे दे तो नहीं होगा। सॉल्यूशन को समझना और खुद से क्वेश्चन करना में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मेरा काम बोलना है और तुम्हारा काम एक बार बोल के सुन के निकाल देना है, तभी जाके डिफरेंस क्रिएट होता है। क्योंकि अगर तुम लोग गांठ बांधते तो अब तक बहुत सारे बच्चे ऑन ट्रैक होते। तो फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट जो हमारा वैरायटी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसमें क्या करना होता है, यहाँ पर वो थ्योरी मेंशन्ड है। एक न्यूमेरिकल भी है जो जनरली मेडिकल में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, हमेशा 45 होगा। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। इंजीनियरिंग में इसके और भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाते। मोस्टली क्वेश्चन जो भी तुम अभी तक देखे होगे, क्योंकि तुम लोग का ये टॉपिक खत्म हो चुका है, तो यही क्वेश्चन अलग अलग डेटा के साथ रिपीट होगा। तो
कायदे से तो कोई रटवा देता कि मतलब ये साइन 45 करके या कॉस 45 करके डिस्टेंस निकाल देना मिनिमम, और टाइम के लिए ये फॉर्मूला रट लो। लेकिन वो चीज सही नहीं है। अगर डेटा थोड़ा भी चेंज हो गया तो हमारा ये सारा कुछ फॉर्मूला फेल हो जाएगा, हमको काम यही करना पड़ेगा। इसलिए अपने को अप्रोच समझनी है कि करना कैसे होता है। Anyone still have any confusion regarding this concept and this solution? Tell me. कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं हो कि ऐसा होता तो सर क्या होता है, या फिर ऐसा कोई भी लॉजिक उसके दिमाग में बन रहा है तो वो डिस्कस कर सकता है, क्योंकि एक एक बार तुम लोग पढ़ लिए हो इस टॉपिक को तो थोड़ा बहुत तो पहले से तुम लोगों को कुछ आइडिया है कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, वैसा भी तो सोच सकते हैं। अगर वैसा भी कोई लॉजिक दिमाग में आ रहा हो सो वी कैन डिस्कस। जब भी मिनिमम सेपरेशन की बात आएगी तो हमारा अप्रोच यही रहेगा। अब ये चाहे 1 हो या 2 केस हो, डायग्राम हमारे ऐसे ही बनेंगे। कभी कभार एक रेयर सिनेरियो है कि हमारा रिजल्टेंट 3 केस 3 आ जाए और उससे एक ही क्वेश्चन जनरली मेडिकल में पूछा जाता है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं उस केस मतलब उस सिचुएशन से, लेकिन एक केस जो बनता है जिसका मैं फिर से स्टेटमेंट नहीं दे रहा, स्टेटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, या फिर क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही ले लो और पहले ट्राई करो। टू बॉडीज मूविंग इन अ प्लेन, मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, with velocity VA and VB, ये वेक्टर हमने दिखाया है, मतलब डायरेक्शंस काउंट करना है। At any instant their position vector is RA and RB with respect to some reference origin. So लिख लो ground. Find a relation between VA, VB, RA and RB so that they will collide in subsequent motion. सबसेक्वेंट मोशन में वो कोलाइड कर जाए, इसके लिए एक रिलेशन हमको VA, VB, RA, RB में फाइंड करना है। और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसमें कोई भी डेटा हमने नहीं दिया, इस तरह के क्वेश्चन को बोला जाता है जनरल क्वेश्चन। हर चैप्टर हर टॉपिक में कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई चेंजेस पॉसिबल है नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा? एक जनरल क्वेश्चन VA, VB, RA, RB, कोई जब हमने डेटा ही नहीं लिया, अब हो सकता है कि A की जगह P कर दे और B की जगह Q कर दे, बस इतने से ज्यादा और चेंज नहीं हो सकता। पॉइंट्स के नाम बदल के PQ कर दे, CD कर दे, यही कर सकता है, और इसके अलावा इसमें कोई और चेंज पॉसिबल ही नहीं। और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में ये मुझे भी काउंट नहीं है, याद नहीं कि कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आएगा तो यही क्वेश्चन ही आएगा। अब या तो तुम इसको समझ के कर लो
और साथ साथ आंसर याद कर लो, या फिर आंसर याद कर लो, समझने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अगर चेंजेस पॉसिबल नहीं है तो फिर आंसर याद करने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो इतने सारे क्वेश्चन होंगे पूरे 11-12 में, और बिना समझे आंसर याद करने में मिक्स हो जाता है, इसका आंसर उसके साथ, उसका आंसर उसके साथ, फिर हम ये भी भूल जाएंगे ये कौन से क्वेश्चन का आंसर था। इसलिए जब समझ के याद करेंगे तो वो ज्यादा देर तक याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा एग्जाम में। और बिना समझे याद करने की कोशिश करोगे कि अच्छा कुछ ऐसा होता था तो कुछ ऐसा होता था, तो फिर थोड़ा मोड़ा अगर डिफर आंसर हुआ दो अलग अलग क्वेश्चन का, तो खुद ही कंफ्यूजन में सारा +4 की जगह -1 हो जाएगा। ओके, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है? रेज योर हैंड्स। एक मल्हार ने तो अभी तक हैंड रेज किया है। मैं अभी 2-3 मिनट देता हूं, बाकी बच्चे भी। फर्स्ट थिंग इज टू ड्रॉ डायग्राम्स। इस तरह के रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन में डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, ये सबसे बड़ा पाप है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। स्टेटमेंट से पहला काम है डायग्राम ड्रॉ करना। बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते पूरा 5 मिनट 3 मिनट जो भी मैं टाइम देता हूं निकाल देते हैं। एक लाइन एक डायग्राम, मतलब क्या बोलते हैं, एक एरो तक ड्रॉ नहीं को होता उनसे कि भाई कुछ किया जाए इसको। चलिए ड्रॉ कीजिए डायग्राम सबसे पहले अपने कॉपी पर। मल्हार बच्चे हम आंसर ले रहे हैं आपसे। VA vector minus VB vector divided by mod of VA vector minus VB vector ओके, is equal to RA vector minus RB vector और फिर उसका mod। गलत आंसर है, इसमें एक चेंज होना पड़ेगा, ये आंसर रॉन्ग है। एक जगह गलत हो रहा है, सोचो कहां। एनीवन एल्स? ओके, सर वहाँ पे RB माइनस RA आएगा क्या? एक माइनस साइन मिसिंग था, यस। या तो हम यहाँ पर माइनस लगा दें, नहीं तो इस सीक्वेंस को रिवर्स कर दें। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, RB माइनस RA हो जाएगा। या तो बाहर एक माइनस लगा दो या फिर सीक्वेंस को रिवर्स कर दो, ये आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं कि आंसर कैसे आता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और इतना बड़ा आंसर हमको याद करने की जरूरत है क्या। जैसे मैंने कहा था कि आंसर देख के अपने को थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए, और क्या क्या चीजें काउंट करनी है बस वो ध्यान देना चाहिए। तो आंसर में ऐसा ऑप्शन दिखेगा, मार्क कर दें। वी डोंट हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आज भले ही हम लोग इसको समझ ले, सॉल्व कर ले, वैसे सोल्यूशन कुछ है ही नहीं इसका। ये हमारा बॉडी है ए और ये हमारा बॉडी है बी।
ये दो अलग अलग बॉडीज है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमको दिया गया इसलिए पोजीशन वेक्टर अपने को लिखना पड़ेगा। एंड इफ यू सी द पोजीशन वेक्टर विल लुक लाइक ये हो जाएगा हमारा आर ए वेक्टर, और ये हमारा, चलो यहीं पर बना देते हैं, ये हमारा आर बी वेक्टर, ये बी को हटा दो। ये हमारे दो वेक्टर्स हो गए। अब इनकी वेलोसिटीज कैसी है ये मुझे नहीं पता। हम लोग वेलोसिटी को कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो ये मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है वी ए और इसकी वेलोसिटी है लेट से वी बी। इनको कोलाइड करना है इसलिए कुछ ऐसा दिखाया जाए ताकि ये कोलिजन का पॉसिबिलिटी बने। अब हम लोग ऐसा दिखा देंगे इधर इधर इधर, तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई मतलब है, लेकिन अगर कोलाइड करना है तो थोड़ा देखने में भी लगना चाहिए कि कोलाइड करने का बात हो सकता है। नाउ इनके बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग है वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसको हम लोग एक वेक्टर से डिनोट करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट और जो बोलो। ये वेक्टर हमारा हो जाएगा लेट से आर वेक्टर। तो सबसे पहले अगर हमको आर ए आर बी और आर इन तीनों में एक रिलेशन बनाना हो, क्या होगा कौन बताएगा? आर ए आर बी और आर इन तीनों में एक रिलेशन बनाना है, क्या होगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर ए आर बी एंड आर? आर ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर। यहाँ पर सिंपल ट्रायंगल लॉ यूज होगा। आर ए और आर ये दोनों सेम सेंस में है और आर बी अपोजिट सेंस में है, इसलिए आर वेक्टर आर बी माइनस आर ए ऐसा लिखा जा सकता है। और ये मोशन इन प्लेन के फर्स्ट डे में ये चीज हमने बताई थी। पहला जो डिस्कशन हुआ था मोशन इन प्लेन का, ये चीज आया था। यहीं पर वो चीज डिस्कस हुई थी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये सारा कुछ डिस्कस हुआ था। एनीवे तो ये पहला काम हमने किया कि उसको ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर ए से बी, ये हमारा ए बी वेक्टर है, वी शुड रिमेंबर दिस, ये ए बी वेक्टर है ए से बी की तरफ। अब हमने कहा कि अगर हम ए पर बैठ जाए या बी पर बैठ जाए, किसी पर बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हमने ए पर बैठ गया, अब ए मूव नहीं करेगा और इसकी वेलोसिटी का निगेटिव ऐड करना पड़ेगा। हमने कुछ इस तरह से ऐड कर दिया। अब ये आरबी के अलोंग होगा ऐसा नहीं है, बस उसके अपोजिट बनाना था, हमने बना दिया। देखने से भले ही लग रहा हो कि आरबी के अलोंग हो गया, तो ऐसा कोई बात है नहीं। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाई ए हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेसिकली वी बी ए, वी बी माइनस वी ए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा अगर वो उसी लाइन पर आए, उसी लाइन पर जो ए बी वेक्टर है उसी लाइन पर अगर आ जाए तो डेफिनेटली मीटिंग होगी। अब कैसे पता चलेगा कि वो उसी लाइन पर आ रहा है? इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल दें, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। यूनिट वेक्टर अलोंग वी बी ए,
तो ये मेरा हो जाएगा वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वी बी माइनस वी ए। यही किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, उस वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हैं। और ये जो आर वेक्टर है, जो एवी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस भी निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर। आर वेक्टर क्या है, आर बी माइनस आर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर बी माइनस आर ए। अब यहां पर दोनों के यूनिट वेक्टर आ गए तो मैग्नीट्यूड दोनों का 1 हो गया। ए बी वेक्टर कैसा है, ये दिख रहा है, तो यूनिट वेक्टर भी उसी के अलोंग होगा। भी ए अगर हम बोल रहे हैं कि इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग ही होना, यहां पर इस लाइन के अलोंग ही होना, यूनिट वेक्टर भी इसी के अलोंग ऐसा होना पड़ेगा। इसका यूनिट वेक्टर इधर और इसका यूनिट वेक्टर इधर, ये दोनों तो अपोजिट सेंस में है। तो अगर हमको इन दोनों को इक्वेट करना हो, ये जो दोनों यूनिट वेक्टर निकालने हैं, तो माइनस के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। यानी कि जब फाइनल आंसर हम लिखेंगे, इस यूनिट वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं m, ये जो यूनिट वेक्टर हमने निकाला उसको नाम दे दिया m, और इसको नाम दे दिया n। तो हम देखेंगे m और n कैसे रिलेटेड है, तो m इज इक्वल टू माइनस n, ये दोनों अपोजिट सेंस में, इसलिए एक माइनस आना पड़ेगा। और जब तुम माइनस के साथ लिखोगे तो वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वी बी माइनस वी ए, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस टाइम्स आर बी माइनस आर ए डिवाइड बाई आर बी माइनस आर ए मॉड। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, या तो इस माइनस के साथ हम याद रखें, नहीं तो इस माइनस को या तो लेफ्ट के अंदर या राइट के अंदर कहीं भी उसको इन करें, तो जैसे ही मैं इन करूंगा ये ऊपर का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर हम लिखना चाहेंगे, या तो ऐसे छोड़ सकते हैं, या एक दूसरा फॉर्म क्या होगा वो भी मैं लिख देता हूं, वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वी बी माइनस वी इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी डिवाइड बाई, जो कंफ्यूजन का गुंजाइश है वह बहुत जगह है। कहाँ कहाँ है, सबसे पहले तो ध्यान दो, ये जो नीचे के जो टर्म है इसमें सीक्वेंसिंग मैटर नहीं करती। जैसे मैंने वी बी माइनस वी ए का मॉड लिया है, अगर वी ए माइनस वी का भी मॉड लिया तो एक ही बात होता है। जैसे यहाँ पर इसमें सीक्वेंसिंग मैटर नहीं करती। माइनस से अगर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होने का बात है, नीचे माइनस मल्टीप्लाई करने का नहीं मल्टीप्लाई, क्योंकि मॉड मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इसमें माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, सीक्वेंसिंग का कोई रोल ही नहीं है। इसलिए बहुत बार बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि जो फाइनल आंसर है उसमें ये इस तरह से नहीं दिखा, बी माइनस ए बी माइनस ऐसा नहीं दिखा, तो भी कंफ्यूज हो जाते। नीचे के टर्म कैसे भी लिखे हुए हो, जैसे ऊपर का टर्म जो है उस पर हम आते हैं, पहले नीचे का टर्म देखो। अगर ये ऐसे ना लिख के ये वी ए माइनस वी बी ऐसा भी लिखा होता तब भी ये करेक्ट आंसर होता। अगर इसको छोड़ दो, ये आर ए माइनस आर बी भी लिखा होता तब भी करेक्ट आंसर होता। मेरे को इतना बोलने का जरूरत नहीं होना चाहिए। जो बच्चे वेक्टर समझते हैं इनको ये सारी बातें बहुत ऑब्वियस सी बातें लग रही होगी, लेकिन मैंने देखा है बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऊपर माइनस क्यों मल्टीप्लाई हुआ, नीचे क्यों नहीं हो सकता था, तो इधर क्यों नहीं हो सकता था।
ये एक मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे उसके सीक्वेंस को चेंज करो नहीं करो। तो नीचे के साइन में कि a माइनस बी होना चाहिए, b माइनस होना चाहिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ ऊपर के बात पर ध्यान देना है, और ऊपर जो हमारा आया है आंसर उसमें ध्यान से देखो। एक में b माइनस है, एक में a माइनस बी है। ये चीज बहुत जरूरी है समझना। जो पहले आंसर दिया था मल्हार ने, उसमें यही गड़बड़ की थी उसने, कि va माइनस बी बोला था और ra माइनस आर बोल दिया था। तो सब कुछ सही होते हुए भी एक माइनस के कारण ये आंसर गलत हुआ, और ऑप्शन में ये रहेगा। द वर्स्ट पार्ट अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो ऑप्शंस हमको मिलेंगे उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा, एक ऑप्शन माइनस के साथ रहेगा, एक माइनस अंदर करके रहेगा। तुमको बहुत केयरफुली इस आंसर को फिगर आउट करना है, और इसको आंसर को, सपोज हमको ये क्वेश्चन हमने याद कर लिया कि भाई ऐसा कुछ होता है आंसर, तो ऑप्शन में हम क्या चेक करेंगे? 4 ऑप्शन में से बिल्कुल यही फॉर्म में आंसर दिया गया है ये नहीं, क्या चेक करेंगे कि हमारा वो आंसर बिल्कुल सही आंसर बने? तो नीचे वाले टर्म में a माइनस बी है या b माइनस है, उसके बारे में कोई बदर होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऊपर वाले टर्म में अगर एक तरफ a माइनस बी है तो दूसरी तरफ b माइनस ए होना चाहिए, नहीं तो माइनस होना चाहिए। अगर दोनों में a माइनस बी हो गया तो माइनस होना चाहिए, और नहीं तो a माइनस बी है तो दूसरे में b माइनस ए होना चाहिए। अगर हमने इतना सा बात समझ लिया तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। ये तो हुआ रट्टा मारने का बात। बावजूद इसके अगर किसी को लगता है कि सर ये प्रोसेस ही नहीं समझ आया कि क्या हुआ, क्या ये कैसे हो गया कि ऐसे होने से ये दोनों मीट कर जाएंगे, या फिर लॉजिक ही नहीं समझ आए, वो लोग अपना क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फिर से वही बात डिस्कस हो रही है जो आज के पहले 10 मिनट में हमने शेयर किया था, कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर उसी के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग हो तो बॉडी का कोलिजन का बात बनता है। अब यहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट VBS हम डिनोट कर रहे हैं, और दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो बराबर होने का कोई ऐसा बात है नहीं, हमको सिर्फ डायरेक्शन सेम करना था। तो डायरेक्शन सेम करने के लिए यूनिट वेक्टर होता है, हमने दोनों के यूनिट वेक्टर निकाले, और दोनों का यूनिट वेक्टर, एक तो पोजीशन का यूनिट वेक्टर और एक रिलेटिव वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, ये दोनों यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, इसलिए माइनस के साथ इसको इक्वेट कर दिया गया, और उसके बाद जो बचा वही फाइनल आंसर है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ समझदारी की बात है। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच्चे इसको परेशान रहते देख के, पहले तो आंसर इसका थोड़ा बड़ा हो गया है, तो बड़ा आंसर देख के ऐसे ही बच्चे भड़क जाते हैं। लेकिन मैंने कहा था ना, ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें वेरिएशन पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर कोई बच्चा मीटिंग वाला कोई क्वेश्चन होता है जिसे वेलोसिटी वी ए वी आर ए आर बी ऐसा कुछ होता है, तो आंसर कुछ ऐसा होता है कि ऊपर में सीक्वेंसिंग उल्टा होना चाहिए, बस इतना भी ध्यान रखे तो ये क्वेश्चन उससे एग्जाम में बन जाएगा। रादर देन कि ये कौन सा यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ये समय के साथ अगर समझ आ जाए तो भी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो मिनिमम सेपरेशन में यही दो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक तो या तो मिनिमम सेपरेशन निकाल लो, और नहीं तो कोलाइड होगा, उसका क्या कंडीशन होगा। क्वेश्चन और भी है, लेकिन अब हम लोग दूसरी वैरायटी डिस्कस करने वाले हैं, और वो है रिवर मैन प्रॉब्लम। एक अभी क्वेश्चन डिस्कशन में चल रहा है ग्रुप में, वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है। पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दूं, क्योंकि जब तक मैं अपने तरीके से चीजों को बताता नहीं, लॉजिक क्या है, बच्चे के अंदर क्या दिमाग में चल रहा है, वो मेरे को क्लियर नहीं होता, फिर उसके बाद बोलना कोई अजीब सा लगता है। रिवर मैन प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है। यू वी ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमने बताया था।
यू होता है रिवर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर। लेकिन v का जो वैल्यू है और v का जो मतलब है, v का जो स्टेटमेंट है, ये दो तीन तरह से लिखा जाता है। एक तो लिखा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। यहां तक बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन अगर इसी को हम वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये बच्चे के दिमाग में जल्दी घर नहीं करता। वैसे मैंने इस पर भी बहुत सारी बातें और बहुत देर तक डिस्कशन किया था जब हमने पहली बार रिवरमैन प्रॉब्लम डिस्कस किया था। और लॉजिक यही है कि ट्रेन के अंदर हम बैठ के अगर किसी भी बंदे को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको उसकी एक्चुअल वेलोसिटी दिखती है। हमको उसकी वेलोसिटी में ट्रेन की वेलोसिटी ऐड हो गई है ऐसा नहीं दिखता, कि हम खुद ट्रेन के अंदर बैठे हैं। उसी तरह से मूविंग वाटर के अंदर से भी अगर हम किसी बोट को देखें तो बोट की खुद की वेलोसिटी जो है वही दिखेगी, ना कि वाटर की वेलोसिटी उसके साथ एडेड दिखेगी। लेकिन अगर हम उसको ग्राउंड से देखें तो ग्राउंड से उसकी वेलोसिटी अलग दिखेगी। वेलोसिटी, तीसरा स्टेटमेंट जो मैं लिखने जा रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन और बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और शोर, ये क्या होता है? ये u प्लस v होता है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी खुद की वेलोसिटी अब दिखेगी नहीं। जब अगर पानी में वेलोसिटी आ जाएगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ट्रेन के अंदर हम जब चढ़ गए तो ग्राउंड से अगर कोई हमको देख रहा होगा तो हमको खुद की वेलोसिटी उसकी नहीं दिखेगी, तो ट्रेन और मेरा वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट दिखेगा। ये स्टेटमेंट्स अगर हमको दिमाग में बैठेंगे तो इसकी आगे की कहानी बहुत सिंपल है। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, रियलाइज करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ये सब रियलाइज करना थिंकिंग है। मैं कितनी बार भी इस लाइन पर बकबक करता रहूं और तुम इसको एक स्टेटमेंट की तरह देखते रहो तो कैसे दिमाग में बैठेगा, डाइजेस्ट कैसे होगा? हमको तो सोचना पड़ेगा ना, दिमाग पर स्ट्रेस डालना पड़ेगा ना कि यार ये बोलना क्या चाहता है, तब तो हमको चीजें इनहेल होंगी, दिमाग के अंदर वो घर करेंगे। नहीं तो वही शिकारी आएगा जाल बिछाएगा वाला बात चलता रहेगा। तुम लोग को कहानी सुनाई होगी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा और जाल में फंसना मत। ये कबूतर को उसके गुरुजी ने रटवा दिया और पूरे दिन वो यही लाइन रट रहा है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत, दिन भर रट रहा है। एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सबसे पहले वही कबूतर फंसा। तो फिर पता किया कि इसमें कैसे गड़बड़ हुआ। फिर तो गड़बड़ ये था कि उसको यही नहीं पता था कि शिकारी आएगा इसका मतलब क्या होता है, जाल बिछाएगा इसका मतलब क्या होता है, दाना डालेगा इसका क्या मीनिंग है, उसको ये पता ही नहीं था। वो एक स्टेटमेंट की तरह उसको रट्टा मारे जा रहा था, रट्टा मारे जा रहा था, समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। जब सामने आई तो सबसे पहले वही फंस गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि बच्चे जब इस तरह की, खास करके रिलेटिव वेलोसिटी में, स्टेटमेंट पर फोकस कर देते हैं। वो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, उसको सोचना कैसे है, इस पर उनका ध्यान ही नहीं रहता है। फिर कहते हैं सर क्वेश्चन नहीं बन रहे। कैसे बनेगा क्वेश्चन? हमने तो समझने की कोशिश ही नहीं की। तो रिवरमैन प्रॉब्लम का ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसको पहले डाइजेस्ट करना है। इसके बाद की कहानी मैं आगे बताता हूँ। एक कांस्टेंट विड्थ की रिवर होगी। रिवर का विड्थ कभी चेंज नहीं होता और ये विड्थ जो है वो स्मॉल डी या कैपिटल डी, ये किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरी बात, रिवर की जो वेलोसिटी होगी अब, वो हमेशा अलोंग द रिवर ही होती थी, पहले भी और अभी भी, चाहे आगे की तरफ लो या पीछे की तरफ लो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस करने के दौरान हम लोग इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लेते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही एजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं कि रिवर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। नाउ ये जो मैन है ये किसी भी डायरेक्शन में जंप ले सकता है।
दैट मीन्स ये जो v अभी तक जब ये ग्राउंड पर है, ये किसी भी डायरेक्शन में जंप ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल इधर ले लेगा, फॉर एग्जाम्पल इधर ले लेगा, इधर ले लेगा, कैसे भी जंप ले सकता है, इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जब ये जंप ले लेगा तो वाटर की वेलोसिटी उसके साथ ऐड हो जाएगी, ये जरूरी है। जब ट्रेन हमने बोर्ड कर ली तो ट्रेन की वेलोसिटी तो ऐड होगी हमारे में, बाकी हम ट्रेन के अंदर जो भी चल रहे हो तो चल ही रहे, लेकिन ट्रेन की वेलोसिटी अब ऐड होगी क्योंकि हम ग्राउंड से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक समय के लिए मैं मान लेता हूं एक जनरल सिनेरियो, कि जो मैन है उसने इस तरह से जंप लिया और पॉइंट किया, ये पॉइंट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, लेट से ये P से जंप किया और Q पर जाना चाहता है, और उसी तरीके से इसने जंप किया है। और एंगल चाहे तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेट से दिस एंगल इज थीटा। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि जंप करेगा तुरंत वाटर की वेलोसिटी इसके साथ ऐड हो जाएगी, और वाटर की वेलोसिटी चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको u लगाना पड़ेगा, और ये हमारा v है। अब वो PQ वाले लाइन पर जा ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अब इसके पास दो वेलोसिटी हो गई और दोनों का जो रिजल्टेंट है, दोनों के रिजल्टेंट पर इसको मूव करना पड़ेगा। तो पानी में जंप करने के बाद ही इज नॉट गोइंग टू मूव ऑन द लाइन PQ, ही इज गोइंग टू मूव ऑन दिस लाइन। ये जो लाइन बन रहा है रिजल्टेंट वाला, इस लाइन पर मूव करेगा विथ वेलोसिटी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब कायदे से वो जो बॉडी है वो Q पॉइंट पर नहीं जा सकता, वो जाएगा किसी R पॉइंट पर। ने पॉइंट तो किया था Q को तरफ जाने के लिए, लेकिन वाटर नहीं होता, वाटर की वेलोसिटी नहीं होती तब वो जाता, स्टिल वाटर में जहां जाना चाहेगा वही जाएगा। लेकिन वाटर ने क्या किया, उसको एक ड्रैग या ड्रिफ्ट, ये प्रोवाइड किया। वाटर ने इसको एक तरफ ढकेल दिया जिससे उसको पहुंचना था Q पर लेकिन पहुंचा R पर। अब उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, और उसको ये जो QR डिस्टेंस है ये कितना हुआ, अगर हमसे ये पूछ दिया जाए, एक जनरल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं कि फाइनली ये जो मैन है इसने रिवर कितने टाइम में क्रॉस किया, और इसको जो ड्रिफ्ट मिला है वो कितना आगे चला गया Q पॉइंट से, अगर ये पूछा जाए। दो बातें, पहला क्वेश्चन टाइम टू क्रॉस द रिवर, दूसरा क्वेश्चन ड्रैग और ड्रिफ्ट कितना आगे चला गया, ये भी बता दीजिए। अब बारी बारी से इन दोनों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम हमारे सामने है, मैं तीसरा डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि डायग्राम जितने ज्यादा बने क्लैरिटी उतनी अच्छी होती है। बॉडी की जो वेलोसिटी है, मैन का जो वेलोसिटी है, उसमें दो बातें हैं। कौन कौन सा? एक तो वाटर की वेलोसिटी u हो ही, और दूसरा उसका खुद का वेलोसिटी है कुछ ऐसे, और ये है v, और ये है एंगल थीटा। कुछ देर के लिए मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे ले सकता हूं, x और y, और v जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, तो मैं इसको कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं। लाइक ये जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये जो होगा ये हो जाएगा v sin थीटा। नाउ अगेन फाइनल डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, कि जो मैन एक्चुअली मूव कर रहा है पानी में जंप करने के बाद वो कैसे मूव कर रहा है ये समझने की जरूरत है। तो इससे मूव कर रहा है वो u प्लस v cos ऑफ थीटा से, और इधर वो मूव कर रहा है v sin थीटा।
दिस इज हाउ द मैन इज गोइंग टू मूव। क्या यहां तक में कोई दिक्कत है? यहां तक जो भी हमने लिखा है इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो बता दीजिए। ओके, अब ये जो रिवर की विड्थ है, मेरे को सिर्फ इस बात के बारे में आंसर चाहिए कि अगर रिवर की विड्थ जो भी हो, अगर हमारे पास या मैन के पास सिर्फ ये वेलोसिटी हो u प्लस वी कॉस थीटा, तो क्या वो रिवर कभी क्रॉस कर पाएगा? दैट मीन्स द क्वेश्चन इज कि अगर ये v साइन थीटा हो ही ना, उसके पास वेलोसिटी सिर्फ u प्लस वी कॉस थीटा हो, तो क्या वो रिवर कभी क्रॉस कर पाएगा? क्योंकि रिवर को क्रॉस करना y डायरेक्शन का बात है, और u प्लस वी कॉस थीटा x डायरेक्शन की वेलोसिटी है। x डायरेक्शन की वेलोसिटी से कभी भी हम y डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकते। अगर हमको y डायरेक्शन में जाना है तो उसके लिए y डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि यहां पर रिवर क्रॉस करने के लिए सिर्फ v साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये साइन और कॉस, ये कंपोनेंट जब हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे हर बार साइन ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमने एंगल वर्टिकल के साथ ले लिया तो कहानी और भी चेंज हो जाएगी। कंक्लूजन क्या बन रहा है? कंक्लूजन ये बन रहा है फॉर क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर, component of velocity perpendicular to the shore is responsible। या फिर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, ऐसा लिख लो। सिर्फ यही वेलोसिटी है जिसका ये दारोमदार है कि रिवर क्रॉस करना है। ये वेलोसिटी चाहे कितनी बड़ी हो, कितनी छोटी हो, जीरो हो, इससे रिवर क्रॉस नहीं होगा। u plus v cos theta is not responsible for crossing the river। तो जब भी हमको टाइम टू क्रॉस द रिवर निकालना हो, तो विड्थ को हम इसी कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द शोर, ये जो आया है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द शोर, इसी को हमेशा सर्च करने की कोशिश करेंगे। अब ये v साइन थीटा है, v कॉस थीटा है, v साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, ये मेरे को इससे मतलब नहीं है कि वो क्या है। जो होगा वही डालना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और मैं इसको सीधे सीधे लिख देता हूं यहाँ पर भी कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द शोर। अब इस डायग्राम, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये v साइन थीटा है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा d बाई v साइन थीटा। उसके अलावा कि वो ड्रैग कितना हुआ, कितना आगे चला गया, तो जितने देर तक वो पानी में रहा, जितने देर उसको रिवर क्रॉस करने में लगे, उतने ही देर वो पानी में रहा। और जब तक पानी में रहेगा, जब तक ट्रेन में बैठे रहोगे, ट्रेन तुमको जहां तक लेके जाएगा वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। जितना ट्रेन मूव करेगा उतना तो तुमको मूव करना ही पड़ेगा। इसीलिए ड्रैग और ड्रिफ्ट की जब बात आएगी, जो भी टाइम हमने पानी में स्पेंड किया है, दैट इज दिस t, टाइम टू क्रॉस द रिवर, इनटू वेलोसिटी ऑफ वाटर,
टी इंटू यू, और यही वो ड्रैग है जो यहां पर उसको एक्स्ट्रा मिला, वो उतना आगे चला गया। खुद से जाता तो सीधे वही पहुंचना था, लेकिन पानी ने उसको थोड़ा आगे ढकेल दिया, इसलिए वो थोड़ा आगे चला गया। और ये एक जनरल क्वेश्चन की तरह हमने सॉल्व किया है। अब इसमें 3 केसेस अलग अलग बनते हैं कि भाई उसको सबसे कम टाइम में रिवर क्रॉस करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको डायरेक्टली अपोजिट जाना है तो क्या करना पड़ेगा। मोस्टली ये 2 क्वेश्चन, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। हाँ बोलिए। सर वो जो आपने टाइम कैलकुलेशन का बताया, इस केस में सर u प्लस v cos थीटा इंटू t होगा ना? ड्रिफ्ट में हाँ, ड्रिफ्ट में। नहीं, v cos थीटा क्यों ऐड करेंगे? सर जब क्योंकि तुम वो भी u हॉरिजॉन्टल में है ना। एक मिनट, v cos थीटा तब ऐड करेंगे जब हमको ड्रिफ्ट यहां से निकालनी है, यहां से डायरेक्टली जो अपोजिट पॉइंट है यहां से ये पूरा डिस्टेंस अगर निकालना हो तब हम उसमें v cos थीटा और u दोनों को साथ लेके निकालेंगे। लेकिन हमने ड्रिफ्ट q से r तक लिखा है, तो इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं लेट से a से q तक भी तो वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस वही v cos ऑफ थीटा इंटू टी, और ये क्यू आर क्या है? ये u इंटू टी, और ये दोनों का सम ये टोटल डिस्टेंस है जो कि वो एक्चुअली गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो दिस डिस्टेंस इज यू टी, और ये डिस्टेंस v cos थीटा इंटू टी। लेकिन ड्रैग a से r तक नहीं बोलते, जहां जाना था और जहां फाइनली गया उसके बीच के डिस्टेंस को ड्रिफ्ट या ड्रैग बोलते हैं। ओके सर। उसने जहां पॉइंट किया जाने का, उससे और जहां चला गया वहां तक के बीच के डिस्टेंस को ड्रैग बोलेंगे। ड्रैग हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नहीं बोलेंगे, उसकी खुद की वेलोसिटी के कारण भी तो गया है वो, उसको ड्रैग थोड़े ना बोलेंगे। ए से क्यू का जो डिस्टेंस है वो उसकी खुद की वेलोसिटी से गया है, क्योंकि ये जनरल केस वो डिस्कस ही नहीं होता क्लास में। वो डायरेक्टली 90 डिग्री वाला केस ही डिस्कस कर देते हैं, तो बच्चे को समझ ही नहीं, उसको लगता है कि वो डिस्टेंस हमेशा ड्रैग ही होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा। दैट इज द कंफ्यूजन वाला पार्ट। ड्रैग वो डिस्टेंस होता है जहां हमको जाना है और जहां से हम थोड़ा आगे चले गए उसके बीच का गैप, ना कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टोटल। हमारा वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम तो खुद से भी जाएंगे ना। आई बात समझ में? यस सर। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई भी एंगल पर कोई भी बंदा कैसे भी जंप कर जाए तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने का, कितना टाइम लगेगा ड्रिफ्ट ड्रैग का, ये अपने को बहुत आसानी से मिल सकता है। लेकिन जनरल क्वेश्चन मेडिकल में नहीं पूछते, हमसे स्पेशल सिनेरियो दिया जाता है, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है। पहला जो सिनेरियो हम लोग लेते हैं, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब यहां पर जब हमने टाइम टू क्रॉस द रिवर लिखा है तो क्लियरली तुम देख सकते हो कि रिवर की वेलोसिटी कभी भी रिवर क्रॉस करने में हेल्प नहीं करती। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द शोर, अगर जितने भी डायग्राम अभी तक हमने बनाए हैं, ये जो वेलोसिटी हमने बनाई है u, इसका कभी कोई कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन और y एक्सिस के लॉन्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और कॉस कंपोनेंट 90 डिग्री जीरो हो जाता है। इसलिए रिवर की वेलोसिटी रिवर क्रॉस करने में कभी हेल्प नहीं करती। मैन की खुद की वेलोसिटी जो होती है वही रिवर क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उसी का कंपोनेंट कायदे से लेना पड़ता है। यहाँ भी जो हमने v sin थीटा लिया है, ये मैन की खुद की वेलोसिटी का कंपोनेंट है, रिवर की वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं आया है।
तो जब हमको मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना है तो हम जो बंदा है उसको किसी और एंगल पर क्यों जंप कराएं? द पॉइंट इज, ये हमारा रिवर है। अगर ये बंदा किसी भी डायरेक्शन में जब जंप कर सकता है अपनी मर्जी से, और हमको इसी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वेलोसिटी मिले, क्योंकि यही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है रिवर क्रॉस करने के लिए, तो हम जबरदस्ती उसको इधर इधर क्यों जंप कराएं? जब जंप कराएंगे तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और कंपोनेंट लेंगे तो कंपोनेंट छोटा होता है। कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर से छोटा होता है। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 1 से कम होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करानी है, उस जो बंदा है उसको परपेंडिकुलर टू द शोर ही जंप कराओ, बिल्कुल 90 डिग्री पर। ये सही है कि जब ये जंप करेगा तो वाटर की वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी, और ये बिल्कुल यहां नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं जाएगा। और ये जो जाएगा वो कहीं यहां जाएगा। वही जाएगा। लेकिन जो वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग चाहिए रिवर क्रॉस करने के लिए, वो भी है, और यहां भी टाइम टू क्रॉस द रिवर सिंपली डी बाई वी हो जाएगा। कंपोनेंट यहां निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यू का कंपोनेंट बनेगा नहीं, और भी पहले ही वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो क्या कंपोनेंट लेना। और यही होता है मिनिमम टाइम। दिस इज कॉल्ड मिनिमम टाइम। इससे कम टाइम में रिवर क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि उसको पहुंचना चाहिए था पी पर, लेकिन वो पहुंच जाएगा क्यू पर, तो रिवर ने क्या किया, एक ड्रिफ्ट प्रोवाइड किया, ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या होता है, जितने देर वो पानी में रहा, जहां पहुंचना चाहिए था उसके कुछ आगे जाके पहुंचा, तो जो भी रिवर की वेलोसिटी थी दैट इज यू, उससे टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डी बाई वी इंटू यू, ये हो जाएगा हमारा ड्रिफ्ट। लेकिन रिवर क्रॉस करने का टाइम तो डी बाई वी ही है, और जो मैन है वो पी पर नहीं पहुंच के क्यू पर पहुंचेगा। और लास्ट पॉइंट आज के दिन का, कि उसकी वेलोसिटी जो होगी, जिस वेलोसिटी से वो रिवर क्रॉस करेगा, मतलब जिस वेलोसिटी से वो इस पूरे टाइम मूव करेगा, वो भी नहीं है और यू भी नहीं है, वो इन दोनों का सम है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ये उसकी नेट स्पीड है। रिवर क्रॉस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक्चुअली वो मूव करेगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर से, और वो क्यू पर पहुंचे। एंगल्स वगैरह निकालने होंगे तो वो भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वेक्टर्स के साथ ये जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू वी बाई यू। तो कितने एंगल पर मूव करेगा, कहां जाके गिरेगा, और क्या क्या बात है, सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिवरमैन प्रॉब्लम में दो सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो हमने डिस्कस कर दिया और एक जनरल सिचुएशन भी डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट जो एक सिचुएशन है वो कल डिस्कस करेंगे, ताकि कुछ कल कंटिन्यूएशन में बात हो। वेट, कल तो तुम लोग की क्लास है ही नहीं, तो नेक्स्ट क्लास तुम लोग की सैटरडे को है, ठीक है, सैटरडे इवनिंग। सर कल सैटरडे है ना? हाँ कल ही तो है सैटरडे, सही तो बोल रहे हो। एक्चुअली कल मॉर्निंग का मेरे को ध्यान आ रहा था, बच्चे क्लास का टाइम भी भूल जाते, इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये चीज कंटिन्यूएशन में अगले दिन डिस्कस होगी, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो शायद जो भी थोड़ा बहुत तुम लोग का डाउट रह गया हो वो अगले डिस्कशन में भी हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसको अच्छे से देखना है। होपफुली नेक्स्ट डे हम लोग वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का बाकी का जो वेराइटी है वो कवर कर लेंगे।
रेनमैन प्रॉब्लम, एयर विंड प्रॉब्लम, वो सब हमारा हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं अभी एक क्वेश्चन भेज रही हूँ ग्रुप पे, आप प्लीज एक बार देखिए ना उसको। हाँ ठीक है। दिक्कत क्या है? एवरेज सर स्पीड पूछ पता रहा नहीं है तो उसमें जो नीचे नेगेटिव वाला है उसमें कैलकुलेट ही नहीं किया आंसर की के हिसाब से। नहीं, निगेटिव वाला जो एरिया है वो भी लेना पड़ेगा। एक मिनट, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है ना? हाँ पोजीशन टाइम ग्राफ है तो बॉडी पहले जीरो से, वेट, 0 से 6 तक गया है, फिर वापस -4 तक गया है, तो ये पहले डिस्टेंस दिखाया हो टोटल। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है ना। सर बट एवरेज स्पीड पूछा है एक ना, तो मिनट एक मिनट एक डिस्टेंस मिनट करना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं तुम्हारे सामने इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, तुमको पहले पड़ जाए। बॉडी यहाँ से गया है और यहाँ पर वापस आया, तो 6 गया, 6 आया 12, 4 16, टोटल डिस्टेंस हो गया 16, तो टाइम हो गया 10, 6। हाँ ठीक है, और ये -4 है। सर समझ गया, सॉरी जी, वो पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो एरिया हम लोग निकालते। पोजीशन टाइम ग्राफ था ये। पहले यही स्टेटमेंट से ही शुरू किए कि तुम इसको पोजीशन टाइम ग्राफ लेके सॉल्व किए हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेके सॉल्व किए हो। ये 1.6 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर।